गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर के चैप्टर कंपनी ऑडिट ई लेक्चर की सीरीज में हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि कंपनी ऑडिट होती क्या है और किसी भी ऑडिटर को कंपनी ऑडिट स्टार्ट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन क्या क्या उसको पूर्व तैयारी करनी है। तो इसी की सीरीज में हमने देखा था कि उसको फर्स्ट ये देखना होगा कि जो उसकी नियुक्ति की गई है, अपॉइंटमेंट किया गया है, वो रूल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। सेकंड हमने देखा था कि जिस कंपनी की ऑडिट करने जा रहा है उसके नेचर के बारे में उसको देखना होगा कि नेचर क्या है, कौन सा प्रोडक्ट का वो कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, किस बिजनेस में वो लगी हुई है। तब थर्ड हमने देखा था कि एक ऑडिटर को ध्यान रखना होगा कि कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है, और साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट के बारे में भी उसको काफी जानकारी जुटानी पड़ेगी। इसी की सीरीज में हम आगे चलते हुए आज सेकंड लेक्चर में इसे आगे देखते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए थे, इवन 11 पॉइंट्स बताए थे। इन पॉइंट्स में ये बताया था कि एक ऑडिटर को जब भी वो ऑडिट स्टार्ट करने जाए कंपनी ऑडिट की, तो उसको इन सब पॉइंट्स को पहले से देखना होगा, पहले से इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। उसी में था 6th पॉइंट था नॉलेज ऑफ द बायलॉज रिगार्डिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो लेखों से संबंधित कंपनी के पास सीमा नियम और अंतर नियमों में जो भी वर्णित नियम है उनकी जानकारी उसको लेनी पड़ेगी। ये आपको पता होगा, आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा होगा, तो इसमें ये पता है आपको कि जो भी कंपनी के सीमा नियम होते हैं, मेमोरेंडम एसोसिएशन होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के जो अंतर नियम होते हैं, ये जो होते हैं इनके बारे में एक ऑडिटर को जानकारी प्राप्त करना, उनके बारे में नॉलेज प्राप्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपनी के एक तरह से स्तंभ होते हैं। इसी के ऊपर जो भी कंपनी के नियम कायदे हैं, किस तरीके से कंपनी मैनेज की जाएगी, क्या क्या कंपनी के उद्देश्य हो सकते हैं, कंपनी की कैपिटल कितनी रहेगी, और कैपिटल इशू करते टाइम कौन कौन से नियमों का ध्यान रखा जाएगा। अगर आप ऑडिटर नियुक्त कर रहे हो तो ऑडिटर के लिए आप कौन कौन से आपको ऑडिटर के क्या क्या आपने कर्तव्य निर्धारित किए हैं, P&L अकाउंट में किस तरीके से किया जाएगा, कौन से रूल्स फॉलो किए जाए, इन सब के सारे जो भी रूल्स के अकॉर्डिंग जानकारी होती है वो सब इनमें पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम में होता है। तो इनकी उसको जानकारी प्राप्त करना ऑडिटर को बहुत जरूरी है। Then the auditor must very well be familiar with the rules and bylaws of the company's memorandum of association and article of association related with the accounts of the company। तो इसमें भी ये बोला गया है कि जो भी अंकेक्षक होगा उसको कंपनी के पार्षद सीमा नियम और अंतर नियमों के उन सभी नियमों की, उन सभी बायलॉज की, रूल्स की उसको जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए जिनका कंपनी के लेखों से संबंध है। जो भी कंपनी के अकाउंट से रिलेटेड जो भी रूल्स बनाए गए हैं, जो भी बायलॉज बनाए गए हैं, जो पार्षद सीमा नियम अंतर नियम है, उसको अंकेक्षक को अच्छे से देखना होगा, उनकी इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, क्योंकि उसको करना क्या है, ऑडिट तो करनी है और कंपनी के अकाउंट्स की ऑडिट करनी है। जब तक उसे पता नहीं रहेगा कंपनी के अकाउंट्स के लिए कौन कौन से रूल्स फॉलो किए गए हैं, तब तक वो ऑडिट नहीं कर पाएगा। Detail of these two documents from an auditor viewpoint are being put down। इन दोनों प्रलेखों के संबंध में जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट इज द बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी विच डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी एंड डिटरमाइन इट्स जुडिक्शन। जो पार्षद सीमा नियम होता है वो कंपनी का बेसिक डॉक्यूमेंट होता है, आधारभूत प्रलेख होता है, जो कंपनी के उद्देश्य को परिभाषित करता है और उसके अधिकार क्षेत्र को निश्चित करता है, जुडिक्शन को बताएगा और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ही डिफाइन होता है। ये उसके लिए पढ़ना जरूरी है ऑडिटर के लिए। विदाउट इट द कंपनी कांट रजिस्टर। ये आप देख लीजिए कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अगर कंपनी का नहीं है, इसके बिना कंपनी रजिस्टर भी नहीं करवाई जा सकती। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मेन इसका प्रलेख होता है। Therefore, it is the five giving document of the company। अतः पार्षद सीमा नियम में लाइफ गिवन डॉक्यूमेंट होता है, जीवनदाता प्रलेख माना जाता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हैज द फॉलोइंग क्लोज। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये क्लोज होते हैं, जैसे नेम क्लोज जिसको नाम वाक्य बोला जाता है, सेकंड रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज स्थान वाक्य जिसको कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्लोज उद्देश्य वाक्य, और फिर आता है लाइबिलिटी क्लोज। लाइबिलिटी क्लोज में दायित्व वाक्य हो गया, कैपिटल क्लोज में पूंजी वाक्य हो गया। तो ये सारे इसमें अलग अलग वाक्य होते हैं।
तो इन वाक्यों से इसको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ किस तरीके से है। जैसे फ्रॉम द ऑडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्जेक्ट क्लोज एंड कैपिटल क्लोज आर सिग्निफिकेंट। तो अगर यहाँ पे हम ऑडिटर की बात कर रहे हैं तो ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो जो पारसिमानिया में उद्देश्य वाक्य है और जो पूंजी वाक्य है ये मेन है, क्योंकि नाम वाक्य में तो कंपनी के नाम के बारे में होगा। अगर स्थान वाक्य की बात करें तो रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में होगा, कहाँ का रजिस्टर्ड ऑफिस होना हो, कहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस है, इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो कहाँ रख सकता है। तो जो भी प्लेस से रिलेटेड जो भी चीजें होगी वो इसमें डिफाइन होगी। तो इसमें दो मेन है, ऑब्जेक्ट क्लोज एंड कैपिटल क्लोज। तो लीगली ए कंपनी कैन नॉट परफॉर्म एनी जॉब आउट ऑफ द बाउंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लोज। कोई भी कंपनी अपनी जो ऑब्जेक्ट क्लोज में जो उद्देश्य वाक्य में जो भी उद्देश्य मेंशन किए गए हैं उनके बाहर काम नहीं कर सकती है। कैन नॉट परफॉर्म एनी जॉब, कोई भी जॉब परफॉर्म नहीं कर सकती। द ऑब्जेक्ट क्लोज ऑफ द कंपनी propounds the type of the function the company would perform। जो उद्देश्य वाक्य है कंपनी का, यह निर्धारित करता है कि कंपनी को कौन कौन से कार्य करने का अधिकार है और कौन कौन से कार्य करने का अधिकार नहीं है। ये बताता है, ये ऑब्जेक्ट क्लोज बताता है कि किस टाइप ऑफ फंक्शन वो परफॉर्म कर सकती है। फॉर व्हाट जॉब द कंपनी इज ऑथोराइज एंड फॉर व्हाट इट इज नॉट ऑथोराइज टू डू सो। तो ये ध्यान रख ये है कि उद्देश्य वाक्य में बताया गया है कि कंपनी कौन कौन से कार्य कर सकती है, कौन कौन से नहीं कर सकती। जो उद्देश्य वाक्य में उद्देश्य मेंशन है उसके बाहर जाके कंपनी लीगली काम नहीं कर सकती। दिस क्लोज इज सिग्निफिकेंट फॉर द ऑडिटर। ये ऑडिटर के लिए सिग्निफिकेंट क्यों है? बिकॉज while checking the transaction of the company he shall see that the company did have the authority to perform them। अब ऑडिटर के लिए जरूरी क्यों है ऑब्जेक्ट क्लोज? क्योंकि जब वो ऑडिट करने जाएगा तो वो देखेगा कि जो भी कंपनी ने ट्रांजेक्शन करे हैं ये उसके अथॉरिटी के बाहर तो नहीं जा रहे थे कहीं। अगर अथॉरिटी के बाहर जा रहे हैं उसके ट्रांजेक्शन तो वो उनको ऑथोराइज नहीं करेगा, प्रमाणित नहीं करेगा। इफ द कंपनी इंगेज इन डील फॉर विच इट इज नॉट ऑथोराइज टू डू अंडर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ही कांट ऑथेंटिकेट द अकाउंट्स देयरऑफ। तो अगर उसको कहीं भी लगता है कि जो उसने ट्रांजेक्शन करे हैं वो कंपनी के ऑब्जेक्ट के बाहर, कंपनी के अधिकार क्षेत्र के बाहर जा रहे हैं, जो कि मेमोरेंडम एसोसिएशन में मेंशन है, तो वो ऐसे ट्रांजेक्शन को, ऐसे लेखों को ऑथेंटिकेट, प्रमाणित नहीं करेगा। तो ये ऑडिटर को ध्यान रखना है। दूसरा आता है कैपिटल क्लोज, ये भी ऑडिटर के लिए मेन है। तो कैपिटल क्लोज में क्या होता है? कैपिटल क्लोज में जो भी उसकी ऑथोराइज कैपिटल है, अधिकृत पूंजी है। ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है? वो कैपिटल जिससे ज्यादा एक कंपनी इश्यू नहीं कर सकती शेयर्स। अगर उसको उससे ज़्यादा शेयर्स इशू करने हैं तो उसके वो पूंजी वाक्य में उसको चेंजेस करने पड़ते हैं, उसके लिए अलग प्रोसीजर है, थोड़ा लंबा है, उसके अकॉर्डिंग उसको पूंजी वाक्य में चेंज करना पड़ेगा। तो कैपिटल वाक्य में होता है कि उसकी ऑथोराइज कैपिटल क्या है और साथ ही उसको किस तरह के शेयर्स में डिवाइड किया गया है, 10 पर शेयर है, 100 पर शेयर है, और कौन से शेयर्स हैं, जैसे अधिमान शेयर है, इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर है, इन सब के बारे में इसमें पूंजी वाक्य में दिया हुआ होता है। तो उसको इस कारण देखना जरूरी है कि जो उसने शेयर्स इशू करे हैं वो कहीं ऑथोराइज कैपिटल से ज़्यादा तो नहीं कर दिए, और ये भी देखना होगा कि ऑथोराइज कैपिटल से अगर उसको ज़्यादा, कंपनी को शेयर ज़्यादा इशू करने थे तो पूंजी वाक्य को उसने बढ़ाया नहीं बढ़ाया, उसने सीमा को बढ़ाया नहीं बढ़ाया, ये सब उसको देखना पड़ेगा। तो कैपिटल वाक्य के लिए देखते हैं, दिस क्लोज कंटेन द ऑथोराइज कैपिटल एंड इट्स डिवीजन इनटू शेयर। तो जो कैपिटल क्लोज है उसमें क्या इंक्लूड होता है? कंपनी की अधिकृत पूंजी क्या है और कौन से शेयर्स में उसको कितने पैसे के शेयर में उसको डिवाइड किया हुआ है, 10 पर शेयर है, 100 पर शेयर है, जो भी है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कैटेगरी ऑफ शेयर, कैटेगरी ऑफ शेयर्स के बारे में, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, कैन बी गिवन हियरिंग एंड ऑल्सो इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये पूंजी वाक्य के बारे में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी मेंशन होता है। द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस क्लोज फॉर द ऑडिटर लाइज so far as he has to check that company's issue of share corresponds to the capital clause. A company can't issue shares exceeding the limit mentioned in this clause. If the company has issued share of all its authorized capital and needs more capital, then the capital clause must be amended and modified and the auditor must see to it। तो मैंने बताया कि कैपिटल क्लोज में ऑथोराइज कैपिटल मेंशन होती है और किस कैटेगरी के शेयर्स हैं ये बताए जाते हैं, और उनको कितने पैसे के शेयर्स में डिवाइड किया गया ये उनका डिवीजन बताया जाता है।
तो ये ऑडिटर को ध्यान रखना है कि एक कंपनी ऑथोराइज कैपिटल से ज़्यादा शेयर इशू ना करें। अगर कंपनी के ऑथोराइज कैपिटल जितने शेयर मेंशन है पूरे शेयर इशू कर चुकी है कंपनी, तो उसको ये भी देखना होगा कि उसने कैपिटल क्लोज में चेंज करना पड़ेगा अगर ज़्यादा उसको कैपिटल चाहिए तो वो चेंज किया है या नहीं किया गया। तो मेमोरेंडम एसोसिएशन में तो मेन 2 क्लोज हैं ऑडिटर के नज़रिए से हम देखते हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट क्लोज जो बताता है कि कंपनी का अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है, और दूसरा आता है कैपिटल क्लोज कंपनी का पूंजी वाक्य में कंपनी की अधिकृत पूंजी कितनी है। एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी ऑडिटर को देखिए उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द आर्टिकल ऑफ कंपनी कंटेन द रेगुलर एंड regulation for management of the company and such other matters as may be prescribed. As such article means such internal rules which may have been framed basically under the existing Companies Act. तो अंतर नियम क्या होते हैं जिनको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है? कंपनी विधान 2013 कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन है 5 के अकॉर्डिंग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से आशय है अंतर्नियमों से आशय है ऐसे अंतर्नियम जो कि पिछले कंपनी विधानों अथवा वर्तमान कंपनी विधान के अधीन मूल रूप से बनाए गए हैं। जो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग मूल रूप से बेसिक रूप से बनाए गए हैं अथवा समय समय पर संशोधित पार्षद सीमा नियमों में वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और कंपनी के आंतरिक प्रबंध को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए जाते हैं। तो अंतर नियम जैसे कि नाम से ही आपको डिफाइन हो रहा है कि जो आंतरिक कंपनी का आंतरिक मैनेजमेंट है प्रबंध है उसके लिए, और जो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना हुआ है सीमा नियम जो बने हुए हैं उनकी जो भी उनमें मेंशन है उन सब चीजों की पूर्ति के लिए एक रूल फ्रेम किए जाते हैं। वो रूल्स आते हैं अपने अंतर नियम में। ठीक है, मोटा मोटा ये हो गया जो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग होता है। ए प्राइवेट कंपनी एन अनलिमिटेड कंपनी एंड द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मस्ट गेट देयर ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर्ड। तो ये ध्यान रखना है, प्राइवेट कंपनी निजी कंपनी का, फिर है अनलिमिटेड कंपनी असीमित कंपनी, नेक्स्ट है एंड ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी प्रत्याभूति द्वारा सीमित कंपनी को अपना खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन खुद का अंतर नियम होने जरूरी है और वो रजिस्टर्ड भी होने जरूरी है। जबकि पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में आइदर गेट इट्स ओन आर्टिकल रजिस्टर्ड और अडोप्ट द टेबल ए ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो जो अंशों द्वारा सीमित कंपनी है, सीमित सार्वजनिक कंपनी है, या तो स्वयं की खुद के अंतर नियम बना सकती है या फिर टेबल ए के जो सारणी ए के जो प्रोविजन है कंपनी के एक्ट के अकॉर्डिंग उनको भी अपना सकती है। और इसके अलावा जो भी कंपनी होगी उन सबको अपना अंतर नियम बनाने पड़ेंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ेगा, उसको रजिस्टर्ड भी करवाना पड़ेगा। हाउएवर such a company does not get its article of association registered, the said table A shall be applicable to it authentically. अगर अंशों द्वारा सीमित कंपनी खुद की आर्टिकल एसोसिएशन नहीं बनाएगी तो उसको रजिस्टर्ड भी नहीं करवाना पड़ेगा और उसके पास टेबल ए के जो भी प्रोविजन है वो अप्लाई हो जाएंगे। देयर आर एनी 9 टाइम मॉडल रूल्स इन टेबल ए। टेबल ए में 9 टाइम्स यानी 99 आदर्श नियम है। इन केस ए पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी गेट्स इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर ये तो इसकी इच्छा पे अंशों द्वारा सीमित कंपनी है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनवाना चाहे तो बनवाए, सारणी के प्रोविजन लागू हो जाएंगे। अगर वो बनवाती है तो उस केस में क्या होगा, जो भी टेबल ए में प्रोविजन दिए गए हैं, जो भी रूल्स दिए गए हैं उनको वो चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, और कुछ और रूल्स बना सकती है लेकिन उनको चेंज नहीं कर सकती। बट if neither the rules of table A are removed and nor improved or amended, such rules of the table A shall be applicable to such a company in the same manner as the other rule of the article registered by the company. तो अंशों द्वारा सीमित कंपनी के मूड पर डिपेंड है, अंशों द्वारा सीमित कंपनी के खुद की इच्छा पर डिपेंड है कि वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना चाहे तो बनाए, नहीं बनाए तो सारणी ए में प्रोविजन दिए गए हैं टेबल ए में वो फॉलो कर सकती है। अगर वो बनवाती है तो टेबल ए के में जो भी रूल्स दिए गए हैं उनको चेंज नहीं कर सकती है, उनको तो उसको एज इट इज लेना पड़ेगा और उसको रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। ऑल सच रूल मेंशन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विच मे बी रिलेटेड to accounts or financial deals of the company are significant for the auditor। अब जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं
उसमें क्या होता है, वे सभी नियम ऑडिटर के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों है महत्वपूर्ण? क्योंकि उनका डायरेक्ट रिलेशन है अकाउंट से है, लेखों से है, या फिर कंपनी के जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, आर्थिक व्यवहार होते हैं, उनसे रिलेटेड है। जो अंतर्नियम में जो भी रूल्स होते हैं वो सारे रूल्स या तो उसके अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, या फिर जो भी फाइनेंशियल नेचर की डील्स होती हैं कंपनी की उनसे रिलेटेड होते हैं। इसलिए कंपनी ऑडिटर के लिए ये मेन है। उनको कंपनी ऑडिटर को इनके ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अंतर्नियम में जो भी रूल्स मेंशन है उनको ध्यान रखना जरूरी है। तो सबसे पहले आता है रिगार्डिंग शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के बारे में क्या दे रखा होता है इसमें? शेयर कैपिटल में दे रखा है द रूल्स ऑफ द शेयर कैपिटल रिलेटेड विद द सब्जेक्ट मेंशन बिलो आर इम्पोर्टेंट फॉर द ऑडिटर। तो शेयर कैपिटल के बारे में पूंजी संबंध में दे रखा होता है कि इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल कितनी है, अंशों की कॉल मनी ऑफ शेयर कितनी है, कॉल्स इन एडवांस अगेंस्ट शेयर, कॉल्स इन एरियर फॉर स्विच एंड इशू ऑफ शेयर, ट्रांसफर ऑफ शेयर, कमीशन ऑफ ब्रोकरेज ऑन शेयर, म्यूचुअल राइट्स एंड शेयर होल्डर्स एक्सेट्रा। ये देखा कि हमने अंशों की कितनी आसन राशि मांग रखी है, कितनी अपने को एडवांस प्राप्त हो रखा है, और कॉल्स इन एरियर बकाया कितनी है। अगर अपने फोर्फीचर कर लिया, अंशों का हरण कर लिया, तो उसके बारे में पुनर्निगमन के केस में कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। अगर ट्रांसफर कर रहे हैं अंशों का तो वो कैसे होगा, इन सब के बारे में दे रखा होता है। साथ ही इसमें दे रखा होता है रिगार्डिंग ऑडिटर। ऑडिटर के बारे में भी दे रखा होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी किसी भी ऑडिटर की नियुक्त कर रही है उसकी राइट्स एंड ड्यूटीज को कम नहीं कर सकती, बढ़ा जरूर सकती है। तो ऑडिटर इसमें जाके देखेगा कि कहीं मेरी राइट्स एंड ड्यूटीज बढ़ाई तो नहीं गई है, कहीं विधान के अकॉर्डिंग उसमें चेंज किया गया है नहीं किया गया। तो द ऑडिट राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर हैव बीन डिटरमाइंड बाय द कंपनीज एक्ट। दिस में बी enlarged but not narrowed down by the article of association। तो राइट्स एंड ड्यूटीज वैसे तो कंपनीज एक्ट में दे रखी हैं ऑडिटर की, लेकिन इनको कोई भी कंपनी बढ़ा सकती, कम नहीं कर सकती। Therefore, it is significant for the auditor to see to what extent his duties and rights may be enlarged। किस extent तक बढ़ाई गई है ये उसको देखना चाहिए ऑडिटर को। And the rules related to the auditor's appointment and to that of branch auditor are also important for him। ये भी उसके लिए जो ऑडिटर होगा उसके लिए खुद के लिए क्या रूल्स बनाए गए हैं, और उसके ब्रांच ऑडिटर से रिलेटेड जो भी रूल्स बनाए गए हैं, जो भी चेंजेस किए गए हैं, उन सब के बारे में उसको देखना पड़ेगा। तो अंकेक्षक की स्वयं की नियुक्ति और शाखा अंकेक्षक की नियुक्ति के संबंध में बनाए गए नियम उसके लिए महत्वपूर्ण है। रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, मैनेजमेंट के बारे में भी दे रखा होता है आर्टिकल एसोसिएशन में, उसमें भी इसको देखना होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, उनकी क्वालिफिकेशन, रेमुनरेशन, उसके राइट्स एंड ड्यूटीज क्या क्या है। साथ ही जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, प्रबंध संचालक है, या फिर मैनेजर है, उसका पारिश्रमिक क्या है, उसकी अपॉइंटमेंट, उसका रेमुनरेशन, उसके राइट्स एंड ड्यूटीज, उन सब के बारे में भी मेंशन होता है। ये भी उसको अच्छे से देखना है ऑडिटर को। रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में भी होता है, जिसमें क्रिएशन ऑफ रिजर्व एंड प्रोविजंस, संचयों और आयोजनों का निर्माण किस तरीके से कितना करना है। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल इंटरिम डिविडेंड को डिक्लेरेशन किया गया है तो उसके लिए क्या नियम कायदे फिक्स किए गए हैं। इनकैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पूंजीकरण करना है तो उसके लिए क्या रूल्स हैं, उन सब के बारे में भी उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीजें या तो कंपनी के अकाउंट से रिलेटेड है या उसकी जो फाइनेंशियल डीलिंग है उससे रिलेटेड है। अदर मैटर्स, राइट ऑफ द कंपनी टू एडवांस लोन, जो कंपनी के ऋण देने के अधिकार, और साथ ही मिनट्स ऑफ द कंपनीज मीटिंग, कंपनी की मीटिंग की मिनट्स के बारे में, कंपनी सभाओं की कार्यवाही के बारे में भी जो रूल्स हैं उनको भी देखना उसको पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बी अल्टर्ड ओनली थ्रू ए स्पेशल रिजोल्यूशन। कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार अगर किसी भी कंपनी के अंतर्नियमों में कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए विशेष प्रस्ताव पास किया जाता है, और विशेष प्रस्ताव पास करके ही उसमें चेंज किया जा सकता है। अब विशेष प्रस्ताव क्या होता है? विशेष प्रस्ताव पहले भी आपने पढ़ा होगा, पहले भी आया था कि उसके लिए कम से कम 2/3 वोटिंग चाहिए, फेवर में चाहिए, तभी वो प्रस्ताव पास हो सकता है। The auditor has to see whether article of association, the alteration in the article of association have been made according to the act or not, or how it is going to affect him। तो जब चेंजेस होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में तो उसमें ऑडिटर को देखना होगा कि जो चेंजेस किए गए हैं, अल्टरेशन जो किया गया है वो अकॉर्डिंग टू लॉ किया गया है नहीं, उसके लिए विशेष प्रस्ताव पास किया गया है या नहीं, और जो चेंजेस हैं वो कितना उस ऑडिटर को इफेक्ट करेंगे, ये उसको देखना होता है।
तो हमने देखा पार्षद सीमा नियम अंतर नियम काफ़ी बड़ा क्लोज है, तो ये बड़ी चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑडिटर जब भी ऑडिट करने जाए उससे पहले उसका पूरा अध्ययन करना जरूरी है। इससे आगे के पॉइंट्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।